पिछले टॉपिक्स में बहुत सारा वीडियो हम लोग देखे, जहां पे क्या देखे, पूरा का पूरा आइडेंटिटी इंप्लीमेंट किए, यूजर का रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट, चेंज एग्जिस्टिंग पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये सब ऐसे जगह पे इंप्लीमेंट किया जाता है यूजर रजिस्ट्रेशन का, जहां पे आप कोई ओपन वेबसाइट दे रहे हैं जहां पे कोई भी रजिस्टर करके काम कर सकता है। बट बहुत सारा ऐसा वेब एप्लीकेशन बनता है जो ERP टाइप का होता है, जहां पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए बनाता है। जैसे बैंक का जो एप्लीकेशन है, कोई मॉल का एप्लीकेशन है, किसी कंपनी, कोई अलग तरह का कोई कंपनी है, चाहे वो फाइनेंस कंपनी है, चाहे ऑटोमोबाइल कंपनी है, किसी भी तरह कंपनी है, वो अपना इंटरनल यूज के लिए कोई वेब एप्लीकेशन बनाता है। वो चाहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर जो वेब बेस्ड हो। तो जब इंटरनल एप्लीकेशन बनता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की मेंटेन होता है। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि कोई जनरल मैनेजर है, उसके अंदर मैनेजर है, मैनेजर के अंदर हो सकता है एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर हो सकता है क्लर्कल ग्रेड का है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, लोगों को अलग अलग रोल या एक तरह से सीधा बोले अलग अलग पावर होता है। अब बैंक एक ले लो, तो बैंक में अगर एक ब्रांच में जाता है तो वहां मैनेजर होता है, उसका अलग रोल है। मैनेजर के अंदर में क्या होता है, ट्रेजरर होता है, कैशियर होता है, सर्विस मैनेजर होता है ना। उसके बाद फिर मान लो कुछ उससे भी नीचे प्यून्स वगैरह होता है। तो ये हायरार्की है। अब बैंक में लगभग सभी को कंप्यूटर मिला हुआ रहता है, सबके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होता है। तो क्या सारा काम सारे लोग कर सकते हैं? नहीं। वहां पे काम बांटा हुआ होता है कि ट्रेजरर क्या क्या कर सकता है, मैनेजर क्या क्या कर सकता है, ब्रांच मैनेजर, ठीक है, या असिस्टेंट मैनेजर क्या क्या कर सकता है, तुम्हारा कैशियर क्या क्या कर सकता है, सर्विस मैनेजर क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। सबका हाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होता है और उसके हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। लेकिन एप्लीकेशन तो सबका एक ही है। मान लो तुम यूजर बना के सबको दे दिए। अब पता चल रहा है क्या कि जो तुम्हारा ट्रेजरर है वो अकाउंट भी ओपन कर दे रहा है, क्योंकि उसको तो वेब एप्लीकेशन में सारा ऑप्शन दिख रहा है, वो सारा ऑप्शन यूज कर पा रहा है। जो तुम्हारा सर्विस मैनेजर है वो लोन इशू कर दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगाया जाता है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप रोल के बेसिस पे आप यूजर्स को परमिशंस दे सकते हैं कि वो क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। अगर हम एमबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कौन से कंट्रोलर को यूज कर सकता है या कौन से कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड को यूज कर सकता है और कौन से एक्शन मेथड को यूज नहीं कर सकता है। तो अगर यूजर चाहे भी, उसको ऑप्शन दिख भी रहा है और अगर वो करने की कोशिश करेगा और अगर रोल उसको अलाउ नहीं कर रहा है तो वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? इज एन सिक्योरिटी मॉडल दैट रिस्ट्रिक्ट सिस्टम एक्सेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो पूरा एप्लीकेशन बनेगा उसमें रोल के बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर को क्या परमिशन होगा उस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए और क्या परमिशन नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग परमिशन डायरेक्टली टू द यूजर, परमिशन आर असाइंड टू रोल एंड यूजर आर असाइंड टू दिस रोल। तो यहां पे क्या होगा कि हम लोग अलग अलग जो फंक्शनैलिटीज है उस पर परमिशन ना लगा के हम एक रोल बना देंगे और उस रोल को परमिशन दे देंगे कि ये क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता है। और यूजर जब बनेगा तो यूजर को फिर क्या असाइन किया जाएगा? रोल। तो पहले रोल बनेगा, फिर रोल पे ये असाइन किया जाएगा कि वो रोल क्या क्या कर सकता है, अब फिर उस रोल के अंदर किसको डाला जाएगा? यूजर को। तो जिस यूजर को उस रोल में डाला जाएगा तो उस रोल को जो जो परमिशन है वो उसको मिल जाएगा और जो जो चीज रिस्ट्रिक्ट किया गया उस यूजर से क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसका मेन काम क्या है? इसका है, पहला है की कंपोनेंट्स ऑफ RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। पहला तो है रोल, अ कलेक्शन ऑफ परमिशन दैट डिफाइन व्हाट एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। एग्जांपल, यहाँ रोल बना सकते हैं एडमिन, मैनेजर, डेवलपर, ऐसा करके अलग अलग हो सकता है। जैसे वही बोले कि मैनेजर होगा, फिर तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर तुम्हारा ट्रेजरर होगा, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अभी मान लो यहाँ पे हम अपने कोचिंग के लिए बना रहे हैं तो यहाँ एक एडमिन बना देंगे। एडमिन जनरली क्या होता है, उसको सारा परमिशन होता है। फिर हो सकता है फैकल्टीज या टीचर्स, तो उसका अलग परमिशन से वो अलग काम कर सकता है। फिर हो सकता है तुम्हारा नॉर्मल स्टाफ, वो अलग काम। तो मान लो एडमिन है तो एडमिन क्या होगा, वो यूजर बना सकता है, रोल बना सकता है, वो सारा काम कर सकता है। वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, वो बैच भी लॉन्च कर सकता है, बात समझो। वो बैच में बच्चा को डाल भी सकता है, वो अटेंडेंस भी एंट्री कर सकता है, वो फी का भी एंट्री कर सकता है, वो मार्क्स का एंट्री कर सकता है। अब जो टीचर है उसको हम देंगे कि भाई वो सिर्फ अटेंडेंस एंट्री कर सकता है, मार्क्स एंट्री कर सकता है, ठीक है, फी नहीं काट सकता है। जो मेरा स्टाफ है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है,
वो फी एंट्री कर सकता है, वो बैच लॉन्च कर सकता है, वो बैच में बच्चा को डाल सकता है, लेकिन वो अटेंडेंस नहीं मार सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, रोल के हिसाब से हम लोग उसको काम असाइन कर सकते हैं। तो अगला वही रोल बनेगा। फिर परमिशंस, द स्पेसिफिक एक्शन दैट रोल कैन परफॉर्म, जैसे किस पे वो रीड कर सकता है, किस पे वो राइट कर सकता है, किस पे डिलीट कर सकता है, किस पे एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे मान लो कि स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, हम क्रड का, स्टूडेंट का पूरा क्रड दिए हुए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो मेरा टीचर है वो क्रिएट नहीं कर सकता है, वो अपडेट नहीं कर सकता, वो रीड कर सकता है, वो डिलीट नहीं कर सकता, तो सिर्फ वो स्टूडेंट का डेटा निकाल के देख सकता है। जो मेरा स्टाफ है वो चारों काम कर सकता है, एडमिन है वो चारों काम कर सकता है। बात समझ में आ रहा? तो हर मॉडल पे कौन सा रोल पे जो इंप्लॉई वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता, वो हम लोग यहां सेट कर सकते हैं। यूजर्स, इंडिविजुअल्स हु आर असाइंड रोल बेस्ड ऑन देयर जॉब फंक्शनैलिटी, फिर यूजर बनेगा जिसमें हम लोग उसका क्या काम है उसके हिसाब से रोल असाइन होगा। फिर सेशंस भी होता है इसमें, टेम्पोररी असाइनमेंट ऑफ द रोल टू द यूजर अलाउइंग देम टू एक्ट विद इन द परमिशन ऑफ एक्ट रोल। सेशन में क्या होता है कि एक होता है परमानेंट रोल असाइन करना, एक होता है कुछ समय के लिए रोल असाइन करना, तो वो सेशन के थ्रू होता है। इसमें काम क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको रोल बनाना होगा, फिर रोल को असाइन करना होगा यूजर को। ठीक है, तो असाइन, सॉरी, फिर रोल, पहले ही रोल बनेगा, फिर रोल पे परमिशंस दिया जाएगा, कौन सा रोल क्या काम कर सकता है, और फिर इस रोल को किस पे असाइन करना होगा, यूजर पे। जैसे एग्जांपल दिया गया यहाँ पे कि एक मान लो रोल बना दिया गया एडमिन, तो वो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और वो हम लोग आईटी मैनेजर को दे सकते हैं, सिक्योरिटी हेड को दे सकते हैं, ये वाला। फिर होगा मैनेजर जो रीड और अपडेट करेगा लेकिन क्रिएट और डिलीट नहीं करेगा, ये डिपार्टमेंट हेड को हो सकता है। फिर डेवलपर होगा जो सिर्फ रीड राइट कर सकता है, वो अपडेट डिलीट नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। और एक गेस्ट होगा जो सिर्फ क्या करेगा, रीड कर सकता है। तो इस तरह से तुमको पूरा सोचना पड़ता है और सोच के फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। नीड फॉर रोल एंड एंटिटीज का जरूरत क्या है, तो पहला एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, इंश्योर यूजर ओनली एक्सेस व्हाट दे नीड, रिड्यूसिंग सिक्योरिटी रिस्क। इससे फायदा क्या है कि हम लोग हर यूजर को उसके जरूरत के हिसाब से उसको क्या दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का, जिससे सिक्योरिटी का रिस्क कम होता है कि जिसको जो परमिशन नहीं वो भी वो काम कर दे रहा है। पता चला कि बैंक मैनेजर को पता ही नहीं है, नीचे वाला पैसा लेके लोन इशू कर दिया किसी को, बात समझ में आया। लेकिन वहां अगर उसको परमिशन नहीं रहेगा तो वो अपना लॉगिन करेगा, उसको वहां ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, या ऑप्शन दिख भी रहा है वो क्लिक कर रहा है तो काम नहीं कर रहा है, एक्सेस डिनाइड बता रहा है वहां पे। दूसरा होता है सिंप्लीफिकेशन एंड एफिशिएंसी, मेक मैनेजिंग परमिशन इजियर बाय असाइनिंग रोल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल परमिशन। एक एक यूजर को परमिशन देने से अच्छा है कि एक रोल बना दिए, उसमें जितना यूजर है 10 है, 50 है, 100 है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर सकता है। तो एक एक को परमिशन देने से अच्छा सीधे रोल को दे दो, सबको ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो उससे तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है प्रोसेस का। कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय द इन्फोर्सिंग एक्सेस पॉलिसीज। आप एक कोई कंपनी चलाते हैं तो वहां पे बहुत सारा, जैसे मान लो कोई बैंक चल रहा है तो उसको बहुत सारा आरबीआई का गाइडलाइन यूज करना पड़ता है ना। तो वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी न किसी के अंडर में, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंडर में काम करता है, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर मान लो कि तुम्हारा ऑडिट जब होता है तो ये सब चेक किया जाता है कि किसको क्या परमिशन था, कौन कौन सा काम कर सकता है। मान लो बैंक मैनेजर की जगह पे क्लर्क के लोन इशू कर रहा है तो क्या हो गया, वो तो गलत हो गया ना। आरबीआई के रूल के हिसाब से नहीं, जब तक बैंक मैनेजर नहीं जाएगा, जब तक उसका ऑथोरिटी नहीं होगा, जब तक उसका साइन नहीं होगा, तब तक लोन इशू नहीं होगा। तो ऑडिट में तो पकड़ा जाएगा। तो हम ये ऑडिट में कोई अगर काम चल रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ ना कर पाए तो हम लोग पहले से सेटिंग करके रखेंगे, जानबूझ के भी कोई नहीं कर सकता है। लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, प्रिवेंट यूजर फ्रॉम हैविंग एक्सेसिव परमिशन, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। क्योंकि यहां पे क्या है, रोल के हिसाब से परमिशन दिया रहेगा तो एक यूजर को कोई ज्यादा परमिशन नहीं दे सकता, वो जिस रोल में आता है उसको जितना परमिशन होगा उतना ही मिलेगा। अगर अलग अलग करके देंगे तो कोई हो सकता है कि कुछ सेटिंग करके ज्यादा परमिशन ले लिया, उससे बच सकते हो। और स्केलेबिलिटी, इजियर टू मैनेज एक्सेस फॉर ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर एंड सिस्टम। आप सोचो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 5000 यूजर है तो 5000 को एक एक करके परमिशन देने पर बहुत दिक्कत होगा, बड़े पैमाने पर फिर काम नहीं कर पाओगे। लेकिन जब उसको एक रोल में डाल दिया तो रोल को जो भी चीज करेंगे, जो परमिशन एक रोल में लगा है उसमें 10,000 आदमी काम कर रहा तो 10,000 को परमिशन मिल गया, एक बार हटा दिए तो 10,000 से परमिशन हट गया। तो बड़े स्केल पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी रोल का काम यही है कि अगर आपके पास परमिशंस है तो आप काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज होता है, देखो दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी हम लोग काम करते हैं, ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है। एक होता है ऑथराइजेशन और एक होता ऑथेंटिकेशन। ये दोनों में डिफरेंस समझो। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में अंतर क्या है? ऑथराइज का मतलब होता है कि हम किसी यूजर को ये परमिशन दे रहे हैं कि आप यहां पे क्या कर सकते, काम कर सकते हैं। इसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं कि कोई बैंक है, तो क्या तुम बैंक में जाके किसी कंप्यूटर बैठ के खुद से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो कि मेरा पैसा हम खुद जमा करेंगे, हम खुद एंट्री करेंगे? नहीं ना, उसके लिए तुम ऑथराइज नहीं हो। उसके लिए ऑथराइज होने के लिए तुमको बैंक का इंप्लॉय होना
जरूरी है। तो उसके लिए तुमको क्या होता है, आईडी कार्ड मिलता है। तुम आईडी कार्ड पहनोगे, जाओगे, ठीक है, आईडी कार्ड पे तुम्हारा सारा डिटेल होगा। बैंक में घुसोगे तो वहाँ पे जो भी प्यून है, गार्ड है, ठीक है, वो उस चीज़ को देखेगा कि भाई ये ऑथराइज है कि नहीं वहाँ बैठने का, ठीक है। तो वो हो गया ऑथराइजेशन। अब फिर होता है ऑथेंटिकेशन, कि तुम आईडी कार्ड पहन के चला गया, कंप्यूटर बैठ गया, लेकिन वहाँ सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए तुमको लॉगिन पासवर्ड चाहिए, लॉगिन करना पड़ेगा। चाहे लॉगिन पासवर्ड डाल के करो, या आप देखो बैंक में क्या होता है, वो लोग थंब लगाता है तब जाके लॉगिन होता है, अलग अलग तरह का बायोमेट्रिक लॉगिन होता है वहाँ पे। तो वो होता है ऑथेंटिकेशन, कि ठीक है ऑथराइज तो हो गया, लेकिन तुम ऑथेंटिकेटेड हो या नहीं हो। स्कूल है, स्कूल में क्लास करने के लिए तुमको क्या चाहिए, स्कूल में क्लास करने के लिए तुमको आईडी कार्ड चाहिए पहले स्कूल में घुसने के लिए। अब तुम आईडी कार्ड लटका के चले गए, लेकिन तुम वही हो या किसी दूसरे स्टूडेंट से मांग के आईडी कार्ड लेके घुस गए हो, तुम किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, भाई देना आईडी कार्ड, तेरा स्कूल आते पढ़ते, तो क्लास में जब जाते हो तो वहां पे क्या होता है, तुमको आइडेंटिफाई किया जाता है कि तुम वही हो कि नहीं हो। तो तुमको टीचर पहचानता है, तुमको तो क्लास में पहले नहीं देखे कभी, इतना दिन से क्लास चल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, तो मेरा नाम ये है, इधर आईडी कार्ड दिखाओ, इसमें तो दूसरा का फोटो है, तुम तो दूसरा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो हो गया ऑथेंटिकेशन। तो ऑथराइज का मतलब होता है कि आपको परमिशन दे दिया गया कि आप काम कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेट का मतलब होता है चेक करना कि आप वही हैं या नहीं है। तो उसके लिए आईडी पासवर्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या है, जैसे मान लो कि एक एडमिन होगा जो अलग अलग यूजर्स को क्या करेगा, रोल असाइन करेगा। यहां अलग अलग फंक्शनैलिटी है। अब यहां ये बताएगा कि ये यूजर जो है ये दो काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ये यूजर जो है ये दोनों कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है। ये यूजर जो है ये दोनों कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। तो यही चीज यहां पे सेटिंग कौन करता है, एडमिन करता है, ठीक है। तो अलग अलग परमिशंस उसको दिया जाता है। तो कौन सा रोल है उसके हिसाब से उसको मिलता है। ये वाला रोल जिसके पास होगा वो ये काम कर सकता है, ये वाला रोल जिसके पास होगा वो ये काम कर सकता है, ये वाला रोल हो जाए उसका। तो अगर बात करें हम लोग कि इसके पास कौन कौन सा रोल होगा, ये दोनों रोल होगा। वेबसाइट कंप्लीट, मतलब ये चीज भी है, तो क्या हम बाहर से बिना बैकएंड एडमिन नया यूजर जोड़ के तो अलग काम, हाँ हाँ हाँ, तो अंदर से नहीं करना है, बाहर बाहर मतलब नहीं समझे, वेबसाइट से ही। हाँ वेबसाइट से ही करेगा, वेबसाइट में ही तो देंगे, बैकएंड नहीं करना है, वेबसाइट में ही सारा कुछ बनेगा, रोल भी वेबसाइट से ही बनेगा। बात समझो, होता क्या है कि तुम्हारा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि जैसे हम बोले क्या कि मान लो यहीं पे है, तो हम यहाँ पे 4 कैटेगरी बना दिए, एक बना दिया एडमिन, एक बना दिया टीचर, एक बना दिया स्टाफ, एक बना दिया स्टूडेंट। बात समझो, एक बना दिया स्टूडेंट। अब जब लॉगिन होगा तो जो यूजर बनाएगा कौन बनाएगा, एडमिन बनाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट खुद से रजिस्टर नहीं करेगा इसमें। इस तरह का सिस्टम में क्या होता है, इस तरह के सिस्टम में खुद से रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं होता है। जो भी यूजर बनेगा, चाहे स्टूडेंट का बने, कौन बनाएगा, एडमिन बनाएगा। एडमिन बना के मान लो स्टूडेंट को दे दिया, तो जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसको अलग पेज मिलेगा। एडमिन लॉगिन करेगा तो उसका लैंडिंग पेज अलग होगा, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिखेगा। स्टाफ लॉगिन करेगा तो उसको अलग अलग ऑप्शन दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, या पेज वही रहेगा, मेनू में आइटम कम या ज्यादा दिखेगा। और अगर यूआरएल डाल के भी कोशिश करेगा तो फिर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो वो चीज करेंगे हम लोग, दिखाएंगे अभी जब इस पे काम करेंगे तब। तो मेन चीज जो है इसमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा आपको कि भाई आपको रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला काम क्या होगा, रोल बनाना पड़ेगा। और रोल बनाना बहुत आसान है। जैसे यूजर बनाने के लिए यूजर मैनेजर क्लास का यूज करते हैं, रोल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, रोल मैनेजर का, ठीक है। जैसे तुम्हारा यूजर के लिए जो बना बनाया मॉडल होता है वो आइडेंटिटी यूजर होता है, उसी तरह से इसके लिए रोल आइडेंटिटी रोल होता है। किस नाम का क्लास होता है, मॉडल होता है आइडेंटिटी रोल। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं कैसे होगा। पहले आज जो हम लोग देखेंगे पूरा रोल का करंट देखेंगे, रोल कैसे बनाया जाएगा, कैसे एडिट किया जाएगा, कैसे उसका एक तो हो गया रोल का तुम्हारा कैसे बनेगा, कैसे डिलीट होगा, कैसे एडिट होगा, और कैसे डिटेल्स उसका हम लोग देखेंगे कौन कौन सा रोल है। तो पूरा रोल का करंट देखेंगे। एक बार जब रोल बन जाएगा तब यूजर बना के हम लोग उस रोल में डालेंगे, और तब फिर उसको परमिशंस देंगे। तो 3 स्टेज में काम होगा। पहला काम होगा रोल का, फिर काम होगा यूजर का, और फिर होगा परमिशंस का। हाँ, तो तुम एडमिन से मांगोगे यूजर आईडी पासवर्ड, तुम रजिस्टर नहीं करोगे, ऑप्शन नहीं शो करेगा, ठीक है। वहां तुमको जब भी काम करना होगा, तो जैसे बैंक में कोई इंप्लॉय ज्वाइन करता है तो खुद से थोड़ी रजिस्टर करता है, बैंक वाला उसको आईडी पासवर्ड देता है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बनाते फाइल, न्यू प्रोजेक्ट बनाते। एमबीसी ले लिए, नेक्स्ट किए, रोल मैनेजमेंट डेमो, क्रिएट
अब देखो क्या है कि हम लोग यहाँ कोड फर्स्ट पे काम करेंगे, तो कोड फर्स्ट पे काम करेंगे तो एक बेसिक काम करना पड़ता है कि सबसे पहले, क्योंकि हमको यहाँ इसी के हिसाब से तुमको वहां पे सारा टेबल्स वगैरह जनरेट करना है, तो जो भी टेबल वगैरह जनरेट होता है वो सेम टू सेम वही टेबल जनरेट होता है जो नॉर्मल हम लोग आइडेंटिटी में करते हैं। तो उसके लिए एक मॉडल आपको बनाना पड़ेगा जो यूजर मॉडल होता है। क्या बनाना पड़ेगा? तो पहला काम करेंगे यूजर मॉडल बनाना। एक मॉडल बना लेंगे तो इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा वहां डेटाबेस मेरा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तुमको यूजर बनाना ही बनाना है। तो हम लोग मॉडल्स में जाएंगे, ऐड, और यहां पे क्या, अच्छा एक चीज तुम लोग भूल ही गए, पहला काम तुम लोग का है तीनों पैकेज इंस्टॉल करना। ठीक है, पहले हम लोग वो कर लेते हैं। पैकेज मैनेजर में जाते हैं, पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन में चले गए, ब्राउज में गए, यहां पे जाके हम लोग पहले सर्च करेंगे एसक्यूएल सर्वर जो मेरा ड्राइवर है, microsoft.entityframework.core.sql सर्वर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। दूसरा हो जाएगा हमारा टूल्स, microsoft.entityframework.core.tools, ये वाला। तीसरा हो जाएगा डिजाइन, क्योंकि बहुत सारा कुछ इसके फोल्ड करना पड़ेगा हम लोग को, microsoft.entityframework.core.design। identity.entityframework, ठीक है, microsoft.asp.NET Core.identity.entityframework core। ये सारा हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं मॉडल्स पे, तो क्लोज कर देते हैं। सॉल्यूशन, मॉडल्स, राइट क्लिक करके ऐड, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, न्यू आइटम या क्लास करते हैं, और इसका नाम देते हैं यूजर्स। क्या देते हैं? .cs। इसको हम लोग इनहेरिट कराएंगे किससे? आइडेंटिटी यूजर से। और इसमें अपने मन से एक फील्ड हम लोग ऐड करना चाहते हैं, यूजर नेम या नेम, सॉरी, यहां कर देते हैं रिक्वायर्ड। जब बनेगा तो इसका काम आएगा। एडमिन पे दिखेगा, हाँ, बना लिए। दूसरा अगर याद होगा आप लोग को, तो मॉडल के अंदर हम लोग ऐप कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। मॉडल, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे एक क्लास होगा और इसका नाम होगा ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस। और याद होगा आप लोग को इसको इनहेरिट कराना पड़ता है किससे? डीबी कॉन्टेक्स्ट से। फिर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनता है, हाँ, जनरेट भी कर सकते हैं हम लोग। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्विक रेफरेंस में जाएंगे, क्विक एक्शन में, और जनरेट ओवरराइड्स। लेकिन इसमें तो बहुत सारा कुछ आ जाएगा, छोड़ दो। दोनों को सेलेक्ट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर वाला ऑप्शन आएगा। नहीं आ रहा, छोड़ो, अपने बना लेते हैं। पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, हम बना लेंगे। और ये क्या करता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का क्या लेता है? डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट लेता है, ऑप्शंस, और उसको बेस में पास कर देते हैं। इतना ही काम होता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? आपको जनरेट करना पड़ता है टेबल्स, ठीक है।
कनेक्शन स्ट्रिंग तो हम लोग अभी देंगे, अभी तो हम लोग देंगे, बाद में वहाँ शिफ्ट करना होता है तो बाद में हम लोग करेंगे वहाँ पे। अगला काम हमारा क्या होगा, टूल्स में जाएंगे, हम लोग जनरेट करेंगे तुम्हारा टेबल्स, पैकेज मैनेजर कंसोल में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके फोल्ड, इसके फोल्ड भी कंटेक्स्ट नहीं होता, ये तो तुम्हारा, हाँ इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पहले से बनेगा, इसमें हम लोग कोड माइग्रेशन बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग डालना होगा आपको, यहाँ माइग्रेशन जनरेट करना होगा। हम लोग यहाँ पे कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं, डीबी फर्स्ट नहीं। ऐप सेटिंग में जाएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, कौन str, सर्वर इक्वल्स टू, हम लोग एसक्यूएल खोल लेते हैं, सर्वर वहां से दे देंगे, यहां पे फिर डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम लोग देते हैं इस बार रोल मैनेज डीबी, उसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, और उसके बाद होगा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। एसक्यूएल सर्वर खुलता है तब हम लोग क्या करेंगे, यहां डाल देंगे। क्यों एसक्यूएल सर्वर क्यों नहीं खुल रहा भाई, नहीं क्लिक नहीं हुआ था लगता, देखो अभी आया, यह काम हो गया। उसके बाद याद होगा puram.cs को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, puram.cs को जो कॉन्फ़िगर करते हैं वो सेम करेंगे जो हम लोग आइडेंटिटी में करते थे, इसलिए हम इसको में बहुत टाइप करना पड़ता है, इसलिए पहले लिख के रखे। यहां आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, बिल्ड होने से पहले ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाए हैं, यहां से कौन str उठा के ले आ रहे हैं। उसके बाद जो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आइडेंटिटी वाला, जिसमें यूजर और आइडेंटिटी रोल, यूजर्स हम लोग बना लिए हैं, तो सब कुछ सेम टू सेम होगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन तो ऑलरेडी लिखा हुआ वहां पे, इसको हम पहले से लिख के रखे थे क्योंकि इतना टाइप कौन करेगा। ये पहले पिछले वीडियोस में जब हम लोग रोल पढ़ रहे तो बताया हुआ, एक एक चीज को समझाया हुआ, कौन सा चीज किसके लिए लिखा हुआ है। तो यहां पे हमारा काम हो गया, ये मिल गया यहां से सर्वर का नाम, इसको कहां डाल देंगे हम लोग, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। जब ये सारा काम हो गया तब हम लोग अगला काम क्या होगा, पैकेज मैनेजर कंसोल में चलते हैं और यहां क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, कुछ भी नाम दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं, पहला माइग्रेशन है। सब कुछ सही होगा तो माइग्रेशन क्रिएट होगा, गड़बड़ होगा तो एरर मैसेज आएगा, एरर मैसेज आ गया तो ऐड माइग्रेशन में बीच में डैश होता है। एरर आया, देखो क्या है, unable to get db context runtime, unable to reserve service name entity framework dot db context options। हाँ तो लग रहा था कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो हो नहीं पा रहा था। वही नाम है, सेम नाम दिए, वहाँ अगर नाम में गड़बड़ रहता तो वहाँ पे एरर आ जाता। आ गया, एक सोचो कॉमा के चलते प्रॉब्लम था। जब ये हो गया तो हम लोग अगला काम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं, अपडेट डेटाबेस, डैश छूट जा रहा बार बार। तब तक एसक्यूएल सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं हम लोग, ताकि चेक करना पड़ेगा हम लोग कि डेटाबेस बना कि नहीं बना। और जब डेटाबेस बनता है तो उसमें रोल के लिए ऑटोमेटिक 2 टेबल बनता है रोल से रिलेटेड, ठीक है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं 2 टेबल। डेटाबेस देखते हैं,
है ना, रोल मैनेज डीबी। टेबल्स में जाता है, देखो यहाँ रोल से रिलेटेड 2 टेबल होता है। टेबल्स नहीं बना, रोल मैनेज डीबी यही बनाए थे ना हम लोग। डेटाबेस तो बन गया लेकिन कोई कोड जनरेट नहीं हुआ। लाते समय एक मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ और गड़बड़ होगा। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, डीबी सेट नहीं, एक मिनट गड़बड़ हुआ, देखो यहीं यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट के जगह पे आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है। हम लोग यहाँ गलती की है, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस होगा। या डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ही होगा शायद, आइडेंटिटी, यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट ही होगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। अब यहाँ गड़बड़ हो गया था तो कुछ भी हुआ तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, नया माइग्रेशन बना सकते हैं। तो नया माइग्रेशन बनाते हैं फिर से, उसका नाम क्या देते हैं, सेकंड। अब देखते क्या होता है। एक्चुअली नॉर्मल आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट कब यूज करते हैं, जब नॉर्मल तुम्हारा क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है। यहां पे क्या था, देखो बना टेबल सब, इसमें देखो टेबल का कोड जनरेट हो गया। आइडेंटिटी लिए ही नहीं तो उसको हम पता ही नहीं चला कि हमको आइडेंटिटी का टेबल जनरेट करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट डेटाबेस, हाँ तो सिर्फ डेटाबेस बना के छोड़ दिया वो। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटाबेस, रोल मैनेज डीबी, टेबल्स, देखो यूजर का तो बना ही बना है, साथ ही साथ देखो रोल का भी बना है ना। और तुम्हारा यहां पे देखो ये हो गया तुम्हारा एसपी नेट रोल्स, रोल का इंफॉर्मेशन यहां होगा, और किस यूजर को कौन सा रोल मिला है उसका इंफॉर्मेशन कहां होगा, यहां होगा। और जो टोकन जनरेट होता है ना, याद होगा ना हम लोग टोकन जनरेट कराते थे, टोकन वाला यहां रहता। टोकन वाला में देखो क्या है, पिछला हम लोग ये देखे नहीं थे, जब भी किसी भी यूजर के लिए किसी भी काम के लिए टोकन जनरेट होता है, चाहे पासवर्ड रीसेट करने के लिए है या यूजर का एक्टिवेशन के लिए है, तो यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, एक मिनट ये क्या हो गया, एडिट हो गया था। यहीं पे वो डेटा टोकन जनरेट हो जाता है ना। और दूसरा जो है हमारा देखो डॉट एसपी नेट यूजर्स तो है ही, एसपी नेट रोल्स में देखो क्या क्या है, आईडी, रोल का नाम, उसका नॉर्मलाइज नेम और एक कंकरेंसी स्टैंप होता है, उस हम लोग को लेना देना नहीं है। ये हमारा पहला काम तो हो गया। अब अगला काम ये है कि हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे जिसके थ्रू पूरा रोल को मैनेज करेंगे। तो कंट्रोलर कहां से बनता है, यहां से राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, इसका नाम देते हैं एडमिन कंट्रोलर, क्योंकि रोल वगैरह जो है वो किस में आता है, एडमिन में आता है। ऐड करते हैं एडमिन कंट्रोलर डॉट CS, कंट्रोलर आ गया। अब यहां पे तुमको काम करना है किसका यूज करना है, रोल मैनेजर का। किसका यूज करना है, रोल मैनेजर। तो रोल मैनेजर को जब यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पब्लिक रीड ऑनली, और यहां क्या करेंगे, रोल मैनेजर। रोल मैनेजर के अंदर जाएगा आइडेंटिटी रोल, क्या जाएगा, जैसे वो यूजर मैनेजर में यूजर्स जाता था, यहां क्योंकि हम लोग कोई रोल के लिए क्लास बनाया नहीं है, आइडेंटिटी रोल का रोल मैनेजर बना लेते हैं। प्लस इसको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर बनेगा पब्लिक रीड ऑनली, सॉरी पब्लिक रीड ऑनली लिख रहे हैं, पब्लिक एडमिन कंट्रोलर, और ये क्या करेगा, रोल मैनेजर का एक क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और दिस डॉट रोल मैनेजर इक्वल्स टू रोल मैनेजर। किसका, हाँ
अब यहां पे क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स हम लोग क्या चाहते हैं, इंडेक्स में ये चाहते हैं कि जितना भी रोल है उसका इंफॉर्मेशन आ जाए, जैसे नॉर्मल करड़ में काम होता है। तो उसके लिए सबसे पहले रोल को तुमको इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, निकाल के क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो उसके बहुत सारा यूजर का जब रोल का डिटेल आएगा तो उसके लिए क्या बनता है, लिस्ट। क्या बनता है, लिस्ट। लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट आएगा, आइडेंटिटी यूजर। हम बोले कि जो बनाया है हमारे पास क्लास है, फिलहाल हम उसी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा तो अपना मॉडल बना लेंगे इससे, ठीक है, जैसे यूजर के लिए बना लिए। तो रोल, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रोल का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट, या अगर आप चाहें तो हम बताए थे कि इसको क्या कर सकते हैं, एसिंक। इसको कहां डालना होगा, टास्क के अंदर। फिर यहां हो जाएगा डॉट टू लिस्ट एसिंक। और अगर जब वो देते हैं तो यहां आगे क्या लगाना पड़ता है, अवेट। और यहां पर हम लोग क्या पास कर देंगे, रोल्स। अब इसके लिए व्यू ऐड करना जो उसको दिखाएगा। तो फिलहाल अगर हम लोग इसके फोल्ड करने जाएंगे तो इसके फोल्डिंग होगा नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रोल नाम का तो मेरे पास कोई क्लास है ही नहीं। तो हम लोग को उसको मैनुअल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मैनुअल। मैनुअल कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, पूरा कोड तुमको खुद से लिखना पड़ेगा। रेजर व्यू एम्प्टी ऐड किए, और यहां पे index.css टेबल, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पूरा लिख भी सकते हैं। पहला काम क्या होगा, वहां से जो तुम्हारा क्या आ रहा है, मॉडल आ रहा है, उसको लेना। और हम बताते हैं कि जब लिस्ट आता है तो यहां आई इनोमरेबल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहां क्या लिखेंगे, मॉडल @मॉडल आई इनोमरेबल, और वहां से किसका आ रहा है, आइडेंटिटी रोल का। अब आपको अगला काम क्या करना है, खुद से डिजाइन करना तो करिए। div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर फ्लूइड, फिर div क्लास इक्वल्स टू रो, div क्लास इक्वल्स टू कॉलम sm12 स्मॉल में 12, कॉलम md6, नहीं पूरा लेते हैं 12 12 12, क्योंकि तुम लोग दिखा रहे हैं ना, कॉलम lg12। उसके बाद इसके अंदर देते हैं सबसे पहले h1, रोल डिटेल्स, क्लास इक्वल्स टू h1 पैडिंग 3, टेक्स्ट सेंटर, bg बॉडी टेरिटरी, और मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं MB2। उसके बाद एक बटन आना चाहिए, क्रिएट वाला बटन आता है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ASP एक्शन, ये किसको कॉल कराएगा, क्रिएट को। क्लास इक्वल्स टू btn, btn सक्सेस, मार्जिन बॉटम 2, और यहां पे क्या लिख देंगे, क्रिएट न्यू रोल। एक बटन भी आ गया। बटन आने के बाद, अच्छा इतना पहले रन करा के देखते हैं कैसा दिखता है, या कोई एरर वगैरह तो नहीं आता है। ये तो पहले होम खुलेगा, हमको जाना कहां है, रोल में। नहीं तो हम लोग ये अलग कंट्रोलर में बना रहे हैं ना। द टाइप नेम स्पेस आइडेंटिटी रोल कुड नॉट बी फाउंड, किसमें नहीं मिल रहा भाई। अच्छा आइडेंटिटी रोल यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग। अब देख लेंगे यहाँ से आइडेंटिटी रोल, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ किए हैं। यहाँ पे क्या होगा, और आगे @ भी लगाना होगा। अब देखो ये हो गया ना ग्रीन,
ये हम लोग अलग कंट्रोलर बनाया है ना, तो बाय डिफॉल्ट थोड़ी खुलेगा। बाय डिफॉल्ट खुलेगा program.cs में जाकर अगर हम लोग वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, फिलहाल कर देंगे अभी हम लोग, क्योंकि बार बार यहाँ डालना पड़ेगा तो हम लोग को दिक्कत होगा, तो अभी हम लोग कर ही देंगे उसको, बाद में फिर जरूरत होगा तो होम कर देंगे उसका। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ रोल देना पड़ेगा, रोल देंगे तो उसका इंडेक्स कॉल हो जाएगा, लेकिन काम नहीं। हाँ तो रोल ही ना है, रोल का इंडेक्स, एक में रोल नहीं था, एडमिन था, एडमिन है, सॉरी। देखो रोल डिटेल्स आया, नीचे क्या आ रहा है, क्रिएट न्यू रोल। अब इसके नीचे हम टेबल चाहते हैं, ठीक है। डिप क्लोज नहीं करेंगे, इसी में दे देंगे। यहाँ थोड़ा सा ये अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा कैपिटल में देते हैं, रोल, हाँ, और FW बोल्ड कर देते हैं, FW। अब यहाँ टेबल बनाएंगे, क्लास इक्वल्स टू टेबल, और इस बार करते हैं टेबल डार्क, ठीक है। फिर पहला TR होगा, इसमें क्या होता है, TH टेबल हेडिंग। हमको रोल का नाम चाहिए और रोल का नॉर्मलाइज नेम चाहिए, दो ही चीज चाहिए, ठीक है, कि उसमें 3 तो 4 कॉलम है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लेंगे, बता रहे भी, क्रिएट डिलीट अपडेट भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, @ हेडिंग देना है हम लोग को ना, TH दिए, यानी यहाँ पे तो तुम्हारा बहुत सारा आएगा, @model डॉट आई इन्यूमरेबल दे ही दिया, आइडेंटिटी रोल, एक्चुअली मॉडल जो है वो तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, कलेक्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे देना पड़ेगा इस तरह से, @HTML.displayName और मॉडल का नेम, इस तरह से, ठीक है। मॉडल तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर का जो एक मॉडल उसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉट नेम, लैम्डा दे दिया यहाँ पे, और दूसरा हमको क्या चाहिए, उसका नॉर्मलाइज्ड नेम क्या चाहिए, तो मॉडल का नॉर्मलाइज्ड नेम, 2 हो गया। उसके बाद हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी है उसके लिए लूप चलाना पड़ता है। तो लूप चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाने के लिए, अच्छा एक चीज और इसमें हम लोग ले लेते हैं, तीसरा हेडिंग एक्शन, क्या ले रहे हैं, एक्शन। तो उसमें हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। तो पहले इतना रन करा के देखते हैं, फिर बाकी डिटेल कैसे निकालेंगे वो आते हैं। रिफ्रेश किए उसको, आ जाएगा, अभी लोड नहीं हुआ, अब आया, क्योंकि हम लोग ब्लैक दिए इसलिए ब्लैक में आ रहा है, डार्क दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, ये तो नेम नॉर्मलाइज नेम आया ना, तो हम लोग तो वहां पे भी कुछ चेंज किए कहाँ हैं, हम लोग तो बना नहीं, जो बाय डिफॉल्ट है वही आ रहा है, हम लोग जो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी रोल में है वही आ रहा है। तुम चाहो तो अपना बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, जितना भी डिटेल्स उसको निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, @for each, ठीक है, और यहां देंगे where are in मॉडल, एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद आपको क्या करना है, जितना तुम्हारा यहां पे चलाए हैं, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम यहां पे भी बनेगा, तो TR दिए, TR के अंदर 3 कॉलम बना दिए। अब यहां पे क्या लिखना, ध्यान से देखो, @HTML डॉट display4, डिस्प्ले नेम की जगह क्या देंगे, display4 डेटा दिखाने के लिए, और यहां देंगे आइटम, ये ऑटो कंप्लीट बहुत तंग करता है, आइटम, अरे यार रुको,
आइटम एरो आर का नेम, आर यहां पे कौन सा है, ये वाला है, तो नेम आ गया। इसी तरह से क्या ले लेंगे, नॉर्मलाइज नेम ले लेंगे। दो चीज, और एक्शन में आपको क्या करना है, वही एडिट डिलीट वाला आपको करना है, ठीक है। एडिट डिटेल्स यहां जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि दो ही कॉलम है, तो हमको बहुत ज्यादा डिटेल तो है नहीं, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, दो ही बनाएंगे। तो ये टीएच के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, लिंक जनरेट करेंगे। ए एस पी एक्शन इक्वल्स टू मान लो देते हैं एडिट, ठीक है। उसके बाद यहां से तुमको क्या पास करना पड़ेगा, यहां से एक प्रॉपर्टी पास करना पड़ेगा, आईडी, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। यहां पे आए, यहां आने के बाद हम लोग देंगे एसपी रूट आईडी, और यहां क्या दे देंगे, आइटम का आईडी के जगह पे आर का आईडी, और इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, एडिट। और दूसरा जो लिंक बनाएंगे हम लोग, वो कौन सा लिंक बनाएंगे, डिलीट, और यहां क्या दे देंगे, आईडी ही रहेगा, यहां डिलीट हो जाएगा। डिलीट के जगह पे अभी तुम यहां क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, तो बताते हैं पहले इसका क्लास चेंज कर देते हैं। क्लास इक्वल्स टू बीटीएन, बीटीएन वार्निंग, और इसका कर देते हैं बीटीएन डेंजर। लेकिन अभी मेरे पास कोई रोल नहीं है तो दिखेगा नहीं, और हम लोग चाहे तो यहां एडिट और डिलीट के जगह पे एक पेंसिल, और डिलीट में क्या होगा, एक जो रिसाइकिल बिन वाला आता है वो दे सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जो लिखे है ना, इसमें आगे प्लस लगा सकते हैं। प्लस दिखने से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है। देखते हैं एक बार, देखो यहां प्लस आ गया, लेकिन यहां तो कुछ आ नहीं रहा क्योंकि अभी हमारे पास है ही नहीं। और अगर तुम यहां पे क्या चाहते हो, एडिट और इसके जगह पे, तो फ़ॉन्ट ऑसम करना पड़ेगा, लेकिन अभी उतना लफड़ा में हम लोग जाते नहीं है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, जहां पर हम लोग क्या बना लिए, डिस्प्ले के लिए जो तुम्हारा जितना भी रोल्स है उसका लिस्ट वाला बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड के लिए बनाएंगे। तो ऐड पे बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा एक्शन मेथड कॉल करा रहा है, क्रिएट को। चलिए तो अब आते हैं यहां पे, फाइनली क्रिएट का क्या बनाएंगे, गेट, उसका गेट पोस्ट दोनों बनेगा। तो पहले क्या होगा, HTTP गेट, और ये लिखने का आदत डाल लो, ये भी गेट है तो हर समय लिखना पड़ेगा। HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट। क्रिएट में एसिंग बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ व्यू रिटर्न करेगा। यहां क्या कर देंगे, रिटर्न व्यू, इसमें तो कोई प्रोसेस हो नहीं रहा है ना, ये तो सिर्फ तुमको क्रिएट करने के लिए दे देगा। इसका व्यू ऐड कर लेते हैं, ऐड व्यू, एम्प्टी ही लेंगे क्योंकि मेरे पास मॉडल नहीं कि जनरेट करेंगे। अच्छा क्या दे देंगे, क्रिएट डॉट CSS/HTML, इसको भी अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। यहां पे सिंगल मॉडल आएगा, क्या आएगा, सिंगल मॉडल। तो यहां पे हो जाएगा @model, और इसके अंदर हम दे देंगे आइडेंटिटी रोल। अब हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग हम लोग इसी तरह से, पहले ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें रो कॉलम सब बना हुआ है, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। पहले कंटेनर फ्लूइड होगा, रो होगा। यहां पे हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर स्क्रीन छोटा है तो क्या दिखे, 6, आधा स्क्रीन में है, ठीक है। H1 ऐड रोल, यहां कोई बटन नहीं होगा, इसको हटा दिए। यहां टेबल नहीं होगा, यहां क्या होगा, फॉर्म होगा, क्या होगा, फॉर्म। फॉर्म ASP एक्शन क्या हो जाएगा, क्रिएट ही होगा, और मेथड क्या हो जाएगा,
पोस्ट। अब इसके अंदर तुमको क्या करना है, कंट्रोल्स बनाना है। तो दो ही कंट्रोल बनेगा ना, नेम, इसमें नॉर्मलाइज नेम भी नहीं बनाएंगे हम लोग, सिर्फ नेम बनाएंगे। जो नेम में जाता है वही नॉर्मलाइज नेम में जाता है। तो वहां पे जब हम लोग उसको सेव करने जाएंगे तो वहां पे उसको सेट कर देंगे। दिखाएंगे कैसे होगा। अगला काम यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेबल बनाएंगे। लेबल ASP4 क्या दे दिए, नेम, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेबल। तो लेबल तुम्हारा क्या होता है, कंटेनर होता है। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू, या टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नहीं भी देंगे तो हम लोग ASP4 दे देंगे तो अपने आप समझ जाएगा। ASP4 ये किसके लिए होगा, नेम के लिए ही होगा। फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू सबमिट दे देते हैं। टाइप इक्वल्स टू क्या दे दिए, सबमिट। नहीं, इसमें रिक्वायर्ड कहाँ लगा है, यूजर वाला में लगा है, इसमें तो रिक्वायर्ड लगा ही नहीं हम लोग। हाँ, ये तो हम लोग रोल बना रहे हैं। क्लास इक्वल्स टू BTN सक्सेस, और वैल्यू इक्वल्स टू और फॉर्म के बाहर एक और बटन ले लेते हैं, ASP एक्शन, ये चला जाए कहाँ, इंडेक्स में। क्लास इक्वल्स टू BTN डार्क टेक्स्ट वाइट, और इसके अंदर देते हैं बैक, क्या देते हैं, और इसका भी क्लास सेट कर देते हैं। क्लास तो सेट कर ही दिए। फिर ऊपर empty2। अब क्रिएट में जाके देखते हैं कि वो फॉर्म दिखता है कि नहीं दिखता है। यहां ये तो ऑटोमेटिक आएगा ना, नेम है तो। ASP4 तो दे ही दिए हम लोग, तो वो नेम उठा लेगा। तो देख लेते हैं, लिंक ऐड है ऑलरेडी, ऐड बटन पे ऑलरेडी ऐड है। एक मिनट, पहले देखते हैं यहां तक आता है कि नहीं। इसको जो छूटा छटा होगा देख लेंगे। क्रिएट रोल आया, यहां पे मार्जिन देना होगा इसमें भी। तो यहां पे हम लोग ये जो बटन है एम्प्टी, नीचे वाला तो अपने दे दिए उसमें ना एम्प्टी, आ गया। कहीं भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं फॉर्म से मतलब नहीं है, तो इसके अंदर है ना, कॉलम के अंदर है ना, तेरा है रनिंग में नहीं आ रहा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, बाद में कर देंगे। अब इसका जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल कराएगा, पोस्ट को। तो पोस्ट हम लोग कॉल करा लेते हैं फटाफट। पब्लिक, हाँ कर रहे हैं, IXN रिजल्ट क्रिएट, और ये किसका ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है,
आइडेंटिटी रोल, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, यहां सीधा चेक करें लेंगे कि रोल इज नॉट इक्वल टू नल, रोल इज अगर नॉट इक्वल टू, हाँ रोल आ रहा है कि नहीं, अगर रोल आ रहा है तो इसको कहां ऐड करना है, रोल मैनेजर में। कहां ऐड करना है, रोल मैनेजर में। तो आपको क्या करना है, रोल मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक, और यहां क्या करेंगे, रोल, और इसमें हम लोग को अब एसिंक कर रहे हैं इसलिए यहां क्या देना होगा, एसिंक टास्क यहां करेंगे अवेट, और अगर ये क्रिएट होगा तो एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, वेर रिजल्ट, और रिजल्ट में या तो सक्सीड होगा या तो प्रॉब्लम होगा। तो यहां हम करेंगे इफ रिजल्ट डॉट सक्सीड, अगर रिजल्ट सक्सीड है ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा इंडेक्स में। कहां चला जाएगा, इंडेक्स में। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, इंडेक्स दे दिए, और यहां एक मैसेज भी दे देते हैं, टेम्प डेटा मैसेज इक्वल्स टू रोल एडेड सक्सेसफुली। एक चीज और हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज नेम में तो हम डाले नहीं कुछ, तो हम लोग यहां पे रोल को ना पास करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक आइडेंटिटी रोल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहां क्या करते हैं, या इसको ऐसे कर देते हैं, नेम इक्वल्स टू रोल का नेम, और नॉर्मलाइज नेम इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, रोल का नेम। तो हम लोग क्या किए, दोनों से एक ही वैल्यू डाल दिया, और यहां पे किसको पास कर देंगे, क्योंकि इसको तो आइडेंटिटी रोल चाहिए, तो इस बार अब क्या पास कर देंगे, आरएल यहां दे दिए। और अगर मान लो एल्स में जाता है, एल्स में जाता तो मैसेज क्या आ जाएगा, अनेबल टू ऐड रोल, अनेबल टू ऐड रोल कर देते हैं। और इसको क्या करते हैं ना हम लोग, कि कहीं से भी आएगा तो सीधे वहीं जाना है, तो दो जगह लिखने से अच्छा क्या है कि यहां से भी आएगा तो यहीं आएगा, यहां से भी आएगा तो यहीं आएगा, तो सीधे इंडेक्स में चला जाएगा। लेकिन यहां एरर क्यों आ रहा है क्रिएट में, रिटर्न तो किए रिडायरेक्ट टू एक्शन, अच्छा इसके अंदर दे दिए, सॉरी बाहर देना पड़ेगा, यहां पे सारे इफ के बाहर। फिलहाल अभी मैसेज वाला नहीं है, लेकिन देखते हैं ऐड होता है कि नहीं होता है। एडमिन ऐड रोल आया, या दोनों बटन आ रहा है, ठीक है। इस पे ले जा रहा है, देखो नीचे देखो ध्यान से, एडिट और उसका आईडी जा रहा है, इस आ रहा है। दूसरा ऐड करना है, तीसरा ऐड करना है, होता जा रहा है ऐड, तो सारा ऐड हो गया। एडिट डिलीट आगे देखते हैं।